और राजस्थान के बजट को लेकर के चर्चा है क्योंकि आने वाले बजट को लेकर के बहुत सारी उम्मीदें हर वर्ग के लोगों को हैं। राज्य बजट में पहले क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अलग अलग वर्गों से, वर्ग समूहों से इसमें बातचीत की है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने भी अलग अलग वर्गों समूहों से संवाद करके उनसे फीडबैक लिया, सुझाव लिए हैं और उन सुझावों के तहत कई इसमें पहलुओं को शामिल किया गया है। यानी कि इंफ्रा के क्षेत्र में कैसे डेवलपमेंट किया जाए, कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए, टूरिज्म सेक्टर को कैसे और ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत है। इन सभी चीज़ों को लेकर के इस बजट के अंदर क्या नज़र आएगा उसको लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं और इसी को लेकर के एक खास पैनल लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बना हुआ है। हमारे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट नंदन नरूला जी कार्यक्रम में हैं। नंदन जी, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। और दो और ख़ास मेहमान भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। आपको बता दें कि युवा शक्ति एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष मनोज मीना भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही किसान नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे हम जानेंगे कि कृषि क्षेत्र के अंदर क्या बड़े बदलाव लाने की जरूरत है, उनको क्या नजर आता है और क्या उनको इस बजट से उनकी आशाएं हैं, कितना बड़ा इसमें परिवर्तन इस बार के बजट में नजर आ सकता है। लेकिन सबसे पहले जरा नंदन जी को इसमें शामिल कर रहा हूं। नंदन जी, एक चीज इस पर बताइए, पर्यटन और उद्योग को लेकर के हमने बात की है, आपको लग रहा है कि कुछ और बड़ा इसमें उथल पुथल हो सकता है? हमने देखा केंद्र के बजट में कि बहुत हद तक बड़ी राहत मिडिल क्लास के लोगों को मिली थी। राजस्थान के लोगों को आपको लगता है कि इस बजट में कुछ बड़ा मिलने की संभावना है? देखिए, अगर हम यहाँ पे बड़ा देने की बात करें तो राजस्थान के लोगों को मुझे लगता है कि यहाँ पे शायद उनको उम्मीद करनी चाहिए कि कुछ स्पेशल स्कीम्स आए टूरिज्म सेक्टर के लिए। उसके अलावा यहाँ पे आवश्यकता है कि एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए कुछ और योजनाएं राज्य सरकार की तरफ से आनी चाहिए। बहुत सरल सा मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि जैसे कोई भी व्यक्ति उद्योग की स्थापना करना चाहता है राजस्थान में, तो उसको स्टैम्प ड्यूटी जो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाती है उसमें और ज्यादा रियायतें दी जा सकती हैं। बिजली का जो बिल होता है, जो कमर्शियल रेट बहुत ज्यादा हाई होते हैं कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, वो भी राज्य सरकार के हाथ में होता है, वो रियायत दी जा सकती है। ये कुछ ऐसी रियायतें हैं जो राज्य सरकार दे सकती है। डोमेस्टिक होटल्स के के लिए? ऊपर लगने वाले टैक्स। हाँ जी। डोमेस्टिक के लिए अगर बिजली, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि कुछ यूनिट फ्री बिजली का इस बार कुछ किया जा सकता है। जी बिल्कुल, लेकिन यह है कि वो वित्तीय भार जो है वो कितना हमारा राज्य तैयार है उसको उठाने के लिए, वो भी एक बहुत बड़ा फैसला होगा। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ब्याज का भार राजस्थान के ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ा खर्चा वेतन के बाद अगर हमारे राज्य का है तो वो ब्याज है। और लगभग 40% जो हमारी आय है बजट में, जो पैसे आ रहे हैं वो कर्जे के माध्यम से आ रहे हैं। तो सरकार को अपने रेवेन्यू के, अपने आय के स्रोत बढ़ाने की यहाँ पे आवश्यकता है। और क्या तभी अगर अगर हम सरकार रेवेन्यू आम सोर्सेस जनता के। बढ़ाएं तो उसमें हम क्या और कर सकते हैं, या क्या हमारे पास और ऐसा पोटेंशियल है जिस पर अभी तक हमारी नजर नहीं गई है अब, और इसको अगर हम करें तो ज्यादा अच्छा कर सकते हैं? अगर हम आंकड़ों की बात करें तो कोविड के बाद से पिछले 3 वित्तीय वर्षों में सर्विस सेक्टर का जो योगदान है, जो ग्रोथ है राजस्थान में, वो लगातार घटता जा रहा है। कोविड में तो सभी राज्यों को नुकसान हुआ, लेकिन कोविड के बाद राजस्थान में सर्विस सेक्टर में ग्रोथ हुई 14%, जो पिछले साल घट के केवल 5% पे आ गई है। तो ये जो सर्विस सेक्टर की ग्रोथ घट रही है, इसमें एक मेजर कंट्रीब्यूशन टूरिज्म है। दूसरा कंट्रीब्यूशन है कि शायद आईटी सेक्टर आसपास के राज्यों में ज्यादा शिफ्ट हो गया है। पास में दिल्ली है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, वहां के शहरों में इंदौर, अहमदाबाद, गुड़गांव, नोएडा, यहाँ पे जो है टैलेंट को ज्यादा अट्रैक्ट किया गया है। तो सर्विस सेक्टर पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि सर्विस सेक्टर बहुत बड़ा रोजगार का एक स्रोत होता है। और राजस्थान में अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें, वो लगातार 3 वर्षों से गिरता जा रहा है और ये सरकारी आंकड़े बता रहे हैं। तो इसमें अच्छा सरकार नंदन जी, को एक ज्यादा एक एक मेहनत और करने की इलाका आवश्यकता है कोटा की तरफ, हम ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन आप देखिए कि रिवर फ्रंट से लेकर के और साथ ही आईटी हब बनाने तक बहुत बहुत डिमांड चल रही है। वहां लोगों की तरफ से पेशकश भी की जा रही है कि भाई कोचिंग सिटी जो कोटा है, एजुकेशन सिटी के तौर पर जो पहचान है, आप इसको आईटी हब के है। तौर पर भी डेवलप कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए कोटा पूरे देश में मशहूर है। पूरे देश का जो बेस्ट ब्रेन होता है वो कोटा आता है पढ़ने के लिए। लेकिन आपसे और मुझसे ये बात छुपी नहीं है कि वहां भी कोटा की जो कोचिंग इकोनॉमी है वो भी काफी हद तक हिल गई है। हाँ। कुछ सरकार के नियमों में जो परिवर्तन हुआ है, कुछ ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई है कोचिंग सेंटर्स पे, जहां सेफ्टी को लेकर नए नॉर्म्स आए और बहुत सारी कोचिंग उन नॉर्म्स पे नहीं खड़ी हो पा रही हैं। प्लस
डिजिटल लर्निंग के माध्यम से बहुत सारे बच्चों के पास ऑप्शन है कि वो घर बैठे ही हिंदुस्तान के बेस्ट टीचर से पढ़ाई कर सकते हैं। तो ऐसे में कई बच्चे जो हैं वो आर्थिक भार नहीं झेल पा रहे हैं और कोटा या अन्य स्थानों पे आके कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार को कोटा जैसे शहरों के विकास के लिए वहां पे आईटी सेक्टर एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि टैलेंट की कोई कमी नहीं है। बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और भी बाकी स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशंस हैं। तो वहां पे उस टैलेंट को राजस्थान में ही रिटेन करने के लिए कुछ सर्विस सेक्टर के उद्योगों को भी यहाँ पे न्योता देना चाहिए। उनके लिए ऐसी नीतियां बनानी चाहिए कि वो यहाँ के बच्चों को, यहाँ के ग्रेजुएट्स को रोजगार दें, ठीक तभी है। विकास की गति तेज हो सके। ठीक है। और नंदन जी, मैं वापस लौटूंगा तो आपसे ये भी जानूंगा कि भाई ओडीओपी का अगर कॉन्सेप्ट है तो आप देखिए कि कई ऐसे हमारे क्षेत्र हैं, जैसे आपने कोटा का भी जिक्र किया और बाकी जगह पे भी, तो वहाँ पर क्या और ऐसा किया जा सकता है जिससे उनकी पहचान भी बरकरार रहे। जैसे सांगानेरी प्रिंट के वहाँ जो है उसका बड़ा छोटे छोटे स्तर पर बड़ा काम है, लेकिन उसको आगे और बड़ा बनाने के लिए इस पर काम करने की ज़रूरत है ना। आप देखिए अलग अलग जगहों पर जैसलमेर के अंदर जैसे टूरिज्म का सेक्टर बड़ा काम कर सकता है ना। तो ये ऐसी कई जगह हैं। इस पर मैं वापस से आकर के आपसे बात करूंगा, लेकिन इस बीच हमारे साथ दो खास मेहमान और कार्यक्रम में जुड़ गए। हमारे साथ युवा शक्ति एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष मनोज मीना जी कार्यक्रम में है। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही हमारे साथ किसान नेता नानूराम जी निठारवाल कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। नानूराम जी, बहुत स्वागत है आपका। मैं सबसे पहले जरा एक रिएक्शन इसमें नानूराम जी आपसे ले रहा हूँ। किसानों को लेकर के भी बहुत सारी बातें कही जा रही हैं और किसानों को लेकर के आप देखिए कि हर बार कुछ ना कुछ बड़ी घोषणा तो होती है। आपको इस बार के बजट से क्या उम्मीद है? आपको लग रहा है कि इस बार किसानों के लिए क्या हो सकता है या क्या होना चाहिए? जी शुभेंदु जी, ऐसा है, वाजपेयी जी ने एक किसानों की एक वो बनाई थी समिति। अब वो राष्ट्रीय किसान आयोग, उस समिति की पहले पहली और कृषि बजट में उनकी आय के अनुसार बजट पेश किया। अब ये उनकी रिपोर्ट इस पर लागू है उनका किसान को चाहिए। किसान को एक तो सिंचाई के लिए, दूसरी बात है कि किसान को बिजली के लिए पानी चाहिए, और तीसरी बात के लिए उसके दूध की उचित रेट चाहिए। जो मुख्यमंत्री संबल होता है उसके अंदर अगर 5 रुपए के 7 रुपए करते तो वो उनकी आजीविका चल सकती है। अब ये क्या करने लगे कि इनका जितना भी बजट होता है, जैसे पिछला बजट था तो उसमें जल जीवन मिशन पर 25 लाख परिवारों के लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया, लेकिन वो सारा बेकार गया क्योंकि गाँव में पानी नहीं है। बोरिंग खोद रहे हैं, पाइप डाल रहे हैं, हर घर में नल से सप्लाई देने की बात करें, नल तो चला गया लेकिन पानी नहीं है। इनको गांव से बात करनी चाहिए, समितियों से, सरपंचों से बात करनी चाहिए ताकि ये आगे पैसे का प्रबंध। दूसरी बात, आज जो घोटाला हो रहा है सबसे ज्यादा जल जीवन मिशन पे हो, सरकारें ऐसे इनको बंद करके किसानों के लिए पानी आने के लिए कोई रास्ता ढूंढती है। जैसे ईआरसीपी के अंदर पिछले बजट के अंदर 37,250 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 45,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, लेकिन उससे किसान को तो सिंचाई का पानी नहीं मिला। कम से कम उसमें थोड़ा और बढ़ाते, पानी की मात्रा और बढ़ाते जो ईआरसीपी के अंदर, तो किसान को थोड़ा पानी मिलता। आज हिंदुस्तान देश में खेती और किसान दोनों खतरे में है। इससे क्या है कि हमारे जो आर्थिक संकट ज्यादा बढ़ रहा है। अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की तभी सुधरेगी जब एक किसान मजबूत हो, बेरोजगारी की दर घटेगी। कोई सरकार अगर ये सोचेगी किसान के बारे में, उसी दिन से हिंदुस्तान में अर्थव्यवस्था सुधरने लग जाएगी। लेकिन सरकारें ज्यादातर किसानों की तरफ ध्यान नहीं देती। तो इसमें क्या है कि हर गांव में एक तो ये होना चाहिए, खाद बीज होना चाहिए, दुकान होनी चाहिए। दूसरी बात, 4% के ऊपर जो किसान, राष्ट्रीय किसान आयोग में बढ़ा हुआ कि 4% के ऊपर वो दिया है इनको किसानों को, अकाल पड़ता है उस साल उनसे पेनल्टी न ली जाए। ऐसी प्रावधान पहले से ही बनी हुई है, लेकिन उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। आने वाले समय में किसान की तरफ अगर न ध्यान दिया गया, क्योंकि उनकी उपकरणों के ऊपर थोड़ी छूट देना। अब जैसे एक पिछली सरकार पिछले बजट के अंदर एक गोपालन योजना की जीसीसी जिसको बोलते हैं, 150 करोड़ रुपए का उसमें प्रावधान था। 5 लाख परिवारों को 1 लाख रुपए पर परिवार को बजट का प्रावधान था उसमें कि साहब वो जानवर खरीदते, लेकिन दिया कितना गया? 20,000, 30,000, 50,000। किसी को ही 1 लाख रुपए। तो सरकार घोषणा तो बहुत करती है लेकिन उस पर खरी नहीं। ठीक है, यस, घोषणाएं ना हो, बेशक इतनी बड़ी घोषणाएं ज्यादा आप ना करो, लेकिन जितनी करो आप उसको पूरा करके दिखाओ। ये फिलहाल कहा जा रहा है। मैं इसमें नंदन जी को जरा जोड़ रहा हूँ। नंदन जी, एक बहुत बड़ी परेशानी है राजस्थान के लिए, चाहे कोई भी किसी भी सेक्टर को लेकर के आप बात करो, तो पानी की जो परेशानी है ना,
वो हर सेक्टर के लिए बड़ी मुश्किल है, रहने वाले लोगों के लिए तो है ही परेशानी। इसको लेकर के हालांकि सरकार ने कई प्रयास किए हैं, हाल फिलहाल में ईआरसीपी से लेकर के जो राम सेतु की बात है ना, हर स्तर पर कोशिश की जा रही है, लेकिन लग रहा है कि इसको सबसे पहले इसका कोई और ऑल्टरनेट या समाधान ढूंढने के लिए, इस पर कोई काम करने के लिए कुछ और बड़ा करने की जरूरत है। देखिए, किसी भी सभ्यता के विकास के लिए पानी हम्म। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें कोई दो राहे नहीं है। पानी तो चाहिए ही, अगर राजस्थान को आगे ग्रो करना है तो पानी तो चाहिए ही। अगर हम लोग देखें पिछले बजट और उसके पिछले बजट में अलग अलग योजनाएं हैं, इरिगेशन वाटर ग्रिड मिशन, आपस में नदियों को जोड़ने के, लेकिन नाम भले फैंसी रहते हैं, कई बार बदलते रहते हैं, लेकिन वो योजनाओं को धरातल पे भी उतरना पड़ेगा। वो योजनाएं कई बार कागजों में सिमटी रह जाती हैं। योजनाएं आज की आवश्यकता के हिसाब से बनती हैं, जब तक नदियां जुड़ती हैं, पानी आता है, 10 साल हो जाते हैं, इतने में शहरी आबादी 10 गुना बढ़ जाती है, तो समस्या जस की तस बनी रहती है। सरकार को थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक होके फोरकास्ट करके कि शहरों में ग्रोथ बढ़ रही है, किसानों को भी फसल उगाने के लिए पानी चाहिए, उद्योगों को भी पानी चाहिए, उस रिक्वायरमेंट को देखते हुए योजनाएं बनानी चाहिए और अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि पानी की बर्बादी कम हो, लोग भी थोड़ी बचत करें। किसानों का एक सवाल ये भी है, सब किसानों का एक सवाल ये भी है कि एमएसपी के दायरे में और कितनी फसलें, क्या इस बार कुछ ऐसा ऐलान भी किया जाएगा कि कुछ और फसलों को एमएसपी के दायरे में लाने की कोशिश हो, इस पर भी बात होगी। लेकिन बात नौकरी को लेकर भी कर लेते हैं, क्योंकि युवाओं का सबसे पहला सवाल ये भी होता है। मैं इसमें मनोज जी को जोड़ लेता हूँ। मनोज मीना जी, एक चीज़ बताइए कि नौकरियों को लेकर के भी बड़ी बात सामने आ रही है कि 1 लाख नौकरियां, यानी कि 1 लाख नई जो भर्तियां हैं, वो उसको लेकर के कुछ बड़ी बात इसमें नजर आ सकती है। सबसे पहले इस पर आपका रिएक्शन और क्या उम्मीद है? देखो सर, ऐसा है, कल बजट आ रहा है और पूरे देश प्रदेश की राजनीति युवाओं के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन उसके बावजूद भी युवाओं को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। और बजट तो जरूर आता है, लेकिन वो आंकड़ों में ही दिखाई पड़ता है। जो भर्तियों की हम बात कर रहे हैं कि 1 लाख भर्ती और मिल सकती है, इन्होंने 5 साल में 4 लाख भर्तियों का युवाओं से वादा किया था। अब देखते हैं कि वो वादा कैसा पूरा करते हैं। अभी तक 1.5 साल में जितनी भर्तियां निकलनी चाहिए थी उतनी भर्तियां नहीं निकाल पाए। चतुर्थ श्रेणी की भर्ती इन्होंने जरूर निकाली है, लेकिन उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड में भर्तियां मात्र नाम मात्र की है, 2000-2200। तो हम उम्मीद करते हैं कि इनमें भी पद वृद्धि की सरकार करके युवाओं के साथ में न्याय करेगी, क्योंकि युवा पेपर बड़ी लीक उम्मीद मामलों को लगाए लेकर बैठे के हैं। पेपर लीक मामलों को लेकर के सरकार बहुत एग्रेसिव मूड में रही है। आपको लग रहा है कि इस सर, पर कोई बात हो सकती है? देखो सर, ऐसा है, पेपर लीक की बात करें तो मैं आपको कहना चाहता हूं, पिछले 1.5 साल से जब से सरकार बनी है, ये लगातार इस बात को कह रहे थे कि हम एसआई भर्ती पे जांच करा के निर्णय करेंगे। एसओजी ने भी कहा कि हम ये पेपर की हमने जांच करी है और ये पेपर लीक हुआ है बड़े लेवल पे, लेकिन सरकार उसमें निर्णय नहीं कर पाई। सारे सबूत आ गए, सब जगह से सारी चीजें क्लियर हो गई। 1.5 साल से मैं आंदोलन कर रहा हूँ, 5 बार सरकार ने गिरफ्तार किया, जेल भेजा, लेकिन उसके बावजूद भी ये दिक्कत कहाँ है, बीजेपी को समझ नहीं आ रहा कि एसआई भर्ती पर अभी तक निर्णय क्यों नहीं हो पा रहा है। कोर्ट से लगातार इनको फटकार लगाई जा रही है कि आप निर्णय कीजिए, लेकिन युवा आज भी निराश है। 8 लाख जो बच्चे सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में बैठे थे, वो आज भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं सर। तो पूछना चाहते हैं राजस्थान के युवा कि युवाओं को न्याय कब मिलेगा? पेपर लीक जैसी जो समस्या है वो कब खत्म होंगी राजस्थान में? एसआई भर्ती पे सरकार, भजनलाल सरकार क्यों चुप है, क्यों निर्णय नहीं कर पा रहे? नए भर्तियों को लेकर हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सर भ्रष्टाचार भर्तियों में एक बड़ा मुद्दा है जिस पर सरकार को काम करना चाहिए और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द करके एक युवाओं के हित में एक मैसेज देना चाहिए। और हम तो ये भी कहना चाहते हैं सरकार से कि प्राइवेट सेक्टर में भी, स्किल डेवलपमेंट के फील्ड में भी युवाओं को लेकर आपको बहुत काम करने की जरूरत है। और सरकारी क्षेत्र में जिन जगहों में वैकेंसी खाली है वहां पर आप वैकेंसी निकालिए। युवा बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं सर, बेरोजगारी भत्ता युवाओं को नहीं मिल रहा और युवाओं को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही समय पे। और एक बात और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, कल राजस्थान सरकार बजट पेश कर रही है कि जो राजीव गांधी युवा मित्र 5,000 सरकार ने लगाए थे पिछली सरकार ने, और बीजेपी सरकार ने आते हुए उनको हटा दिया, और अब अटल सेवा प्रेरक के नाम से ये बजट में नए लोगों को लगाने की बात कर रहे हैं। वो राजीव गांधी युवा मित्र भी सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का काम करते थे। हमारा सरकार के माध्यम से निवेदन है कि आप इनको भी समायोजित करके 5,000 लोगों को, ये 5,000 परिवार है, और इनको अटल सेवा प्रेरक में समायोजित करके और चलिए इस स्कीम का नाम भी बदल दीजिए, अगर आपत्ति हो तो नाम बदल दीजिए स्कीम का।
है ना बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, नाम अटल सेवा प्रेरक कर दिया, उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अब उनको समायोजित करना चाहिए, जिससे वो बच्चे 1.5 साल से न्याय मांग रहे हैं, सड़कों पे आंदोलन कर लिए और लगातार उनकी मदद हम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर सरकार उनके साथ भेदभाव का रवैया रखती है तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि पूरे प्रदेश के युवा उम्मीद ये कर रहे हैं कि युवा उनके साथ भी ये सरकार न्याय करेगी, लेकिन ठीक है। कहीं ना कहीं देखते हैं कल क्या मिलता है युवाओं को ठीक और है, क्या मैं नहीं मिलता, इसमें जरा, क्योंकि सर हाँ नंदन जी क्योंकि को इसमें युवाओं जरा के नाम जोड़ पे लेता हूँ। राजनीति बहुत है, लेकिन उनको कुछ मिल नहीं रहा है। नंदन जी, एक चीज और भी है कि राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए तो एनटीए की तर्ज पर राजस्थान के अंदर स्टेट जो टेस्टिंग एजेंसी है उसको लेकर के भी बड़ी चर्चाएं चल रही हैं। लग रहा है कि इस बार इस पर भी कोई बात होगी। सर देखिए, रिक्वायरमेंट तो है, मतलब स्टेट लेवल पे भी अगर एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी की स्थापना होती है, क्योंकि नेशनल लेवल पे एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है, वहां पे सैंपल जाते हैं, वापस आते हैं, समय लगता है, तो स्टेट लेवल में होगी तो डेफिनेटली ग्रोथ तो होगी। लेकिन सर ये जो देखिए, जो स्पेसिफिक नेचर के जो अनाउंसमेंट्स हैं, इनमें बहुत ज्यादा गवर्नमेंट को बजट आउटले नहीं करना पड़ता है, थोड़े थोड़े बजट के खर्चों से ये चीज हो जाती हैं। जो आधारभूत चीजें हैं उनके ऊपर भी गवर्नमेंट को और ज्यादा फोकस करने, जैसे आप ही के चैनल पे अभी थोड़ी देर हमने पहले देखा कि जैसे एमबीबीएस की सीट्स बढ़ाने की बात की जा रही है, तो ये कुछ और ऐसी चीजें हैं जिससे क्या होगा कि जो राज्य का युवा होगा वो राज्य में ही यहाँ पे रहेगा। स्पेशलाइज्ड एजेंसीज और डेडिकेटेड प्रोजेक्ट डेफिनेटली हेल्प करेंगे अच्छा, स्टेट के एक ग्रोथ चीज के और लिए। मैं इसमें जोड़ना चाह रहा हूँ। बड़े सवाल उठते हैं कि भाई प्रधानमंत्री का जो रूट मैप है, 4 जातियां जो उनकी हैं, इसमें युवा भी है, किसान भी है ना, पिछड़ा भी है, तो उनको उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो क्या राजस्थान की सरकार अगर उसी रास्ते पर चल रही है तो इन 4 जातियों के लिए बहुत कुछ कर सकती है? बिल्कुल, महिला, युवा, पिछड़ा, किसान, इन चारों के लिए राज्य के पास भी बहुत सारे संसाधन होते हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए। युवाओं के बीच में मुझे लगता है सबसे बड़ी जो आज की तारीख में समस्या है वो शिक्षा और रोजगार है। महिलाओं के लिए अगर हम लोग बात करें तो जैसे कई राज्यों में कुछ सम्मान निधि दी जा रही है महिलाओं को, तो शायद महिलाओं की अपेक्षा है कि उस प्रकार की एक सम्मान निधि यहाँ भी उनको राजस्थान में दी जाए, बढ़ाई जाए। अब जैसे पीएम किसान सम्मान निधि दी जाती है, सभी किसानों को दी जा रही है, तो ऐसा राज्य सरकार या तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा के कुछ किसानों को फायदा पहुंचाए, या कोई सम्मान निधि दे, या सस्ते दर पे या मुफ्त बिजली, पानी, ऋण माफी, इस प्रकार की अपेक्षाएं जो हैं वो सभी वर्गों की हैं। और मुझे लगता है कि सरकार को इसके ऊपर सोचना चाहिए और इसके लिए अच्छी योजनाएं लेके आनी चाहिए और वो योजनाओं का क्रियान्वयन भी करना चाहिए। कागजों तक सिमटी नहीं रह जानी चाहिए वो योजनाएं। सबसे मुख्य बात तो ये है। ठीक है, मैं इसमें वापस से नानूराम जी को जोड़ लेता हूँ। नानूराम जी, एक चीज़ और कि भाई एमएसपी का भी एक बड़ा मसला है ना, मैं उसके बारे में हम बात भी कर रहे थे कि इस बार ये भी देखना है कि सरकार जो है किन किन फसलों को एमएसपी के दायरे में और बढ़ा सकती है ना। आपको भी कुछ लग रहा है कि इस बार कुछ ऐसा भी होगा? शुभेंदु जी, हमें हर बार लगता है, इस बार नहीं हर बार लगता है कि सरकार हमारे लिए कुछ न कुछ करेगी। एमएसपी की बात की जाए तो एमएसपी अन्न पे ही नहीं, एमएसपी दूध पे भी लागू होनी चाहिए, क्योंकि एक किसान सदियों से गिरी हुई रेट में दूध दे रहा है, पशुपालन में बहुत कठिनाई आ रही है। दूसरी बात, सरकार को मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि सरकार को एमएसपी के साथ साथ, दूध की एमएसपी के साथ साथ में भी सिंथेटिक जो दूध बन रहा है उसके ऊपर भी कुछ खर्चा करके एक ऐसी टास्क फोर्स गठित करनी चाहिए, ऐसा एक्ट तैयार करना चाहिए कि ताकि सिंथेटिक दूध बंद हो जाए तो किसान को भी फायदा हो, उपभोक्ता को भी फायदा हो। तीसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि सरकार को कृषि उपकरण और सिंचाई के उपकरण, इनके ऊपर थोड़ी छूट देनी चाहिए। चौथी बात यह है कि हम आशा ये भी करते हैं कि यूरिया से जो खेती हो रही है, थोड़े दिनों पहले आप ही के चैनल पे डिबेट थी कि उससे जो साइड इफेक्ट हो रहे हैं, लोगों को जो बीमारी है, उसको खत्म करने के लिए सरकार को वर्मी कंपोस्ट जैसी योजनाओं पर थोड़ा खर्चा बढ़ाना चाहिए, बजट बढ़ाना चाहिए, ताकि किसान को प्रोत्साहन मिले और यूरिया की खेती से छुटकारा मिल के जैविक खेती की तरफ में ध्यान दें। ठीक है, यानी कि एमएसपी और इन सभी चीज़ों को लेकर के हमेशा उम्मीद तो रहती है, लेकिन इस बार क्या मिलेगा इस पर सभी की नजरें हैं। ज़रा इस पर मनोज मीना जी, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे स्किल डेवलपमेंट को लेकर के? क्योंकि कंपनी तो ये कहती हैं कि भाई हम चाहते हैं और हमारे पास वैकेंसीज भी हैं, लेकिन हमें स्किल्ड पावर नहीं मिल रहा है। तो अब लोगों को स्किल्ड करने के लिए और कुछ कोर्सेज में ऐड ऑन किया जा रहा है, कई जगहों पर तो इस पर भी बात चल रही है कि भाई आप क्यों ना 12th के बाद से या ग्रेजुएशन में कुछ अलग से स्किल कोर्सेज ऐसे शुरू कर दिए जाएं, ताकि कंपनी और दूसरी तरफ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या कॉलेजेस हैं वहाँ से टाइप हो सके डायरेक्ट।
तो क्या इसको लेकर के एक बहुत सरल और सीधी प्रक्रिया होने की जरूरत है? देखो सर, बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने रखी है और मैं लगातार इस बात को उठा भी रहा हूँ। जिस प्रकार से ये जो मॉडल है, अब हम विदेशों में देखते हैं, अब ये दिल्ली में भी कई जगह लागू है कि बहुत सारे स्कूलों में बच्चों को अब ये जो स्टार्टिंग में ही वो एजुकेशन के साथ में स्किल डेवलपमेंट जैसे प्रोग्राम करवाए जाते हैं। लेकिन सर हमारी जो एजुकेशन है, एजुकेशन सिस्टम है, जो स्ट्रक्चर है, उसमें बदलाव की जरूरत है। क्योंकि यहाँ कभी स्किल डेवलपमेंट जैसे कोर्सों को लेकर ऐसी कभी बात नहीं करी जाती है, ना ही सरकार इस पर ध्यान देती है। तो इसमें तो सर पूरे एजुकेशन सिस्टम में सुधार करने की जरूरत है। और ये अगर ऐसा होता है तो मैं कह रहा हूं आने वाले समय में राजस्थान के युवाओं के लिए क्रांति होगी। और लेकिन सरकार इस पर विचार करे तब है, क्योंकि सरकार बहुत सारे वादे आंकड़ों में तो करती है। अब ये कल बजट आएगा, देखते हैं कि राजस्थान की जनता, राजस्थान के युवा आंकड़ों में अटक के रह जाते हैं या उन्हें कुछ दिखाई भी पड़ता है। अभी जैसे 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए, मेरा मानना है बहुत सारे युवाओं को फायदा मिलेगा। बहुत सारे युवा अगर उसमें कंपनी खोलते हैं, अगर वो अपना बिजनेस स्टार्टअप शुरू करते हैं, तो बहुत सारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। लेकिन सर सवाल यही है कि वो 35 लाख के करोड़ के जो एमओयू है वो धरातल पर उतरेंगे या कागजों में रह जाएंगे। तो मैं कहीं ना कहीं ये कहना चाहता हूं सरकार से कि इस प्रकार की जो चीजें हैं उन पे काम करने की जरूरत है। एक विजन की जरूरत है जिससे राजस्थान के जो युवा है आने वाले समय में बेरोजगार नहीं रहे, और जो बेरोजगारी दर है वो भी घटे, राजस्थान के युवाओं को रोजगार मिल सके। क्योंकि सरकारी सेक्टर में हम मानते हैं सर सीमित रोजगार है और सीमित ही दे पाएंगे। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में हमारे बच्चे आज ग्रेजुएशन कर लेते हैं लेकिन उनके पास में कोई स्किल नहीं होती, वो बेरोजगार बैठे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या है और जिसको लेकर सरकार को कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे नए कोर्सेज लाने चाहिए, जिससे राजस्थान के युवाओं का भविष्य बर्बादी से बच सके। और बेरोजगारी के चलते सर बहुत सारे युवा आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं और क्राइम बढ़ रहा है। तो इन सबको अगर कम करना है तो उसको लेकर सरकार को ऐसे नए प्रोजेक्ट, नई स्कीम लागू करनी पड़ेंगी, तभी जाके संभव होगा। और हम उम्मीद करते हैं कल बजट में ऐसा कुछ सरकार लेके आए जिससे युवाओं को बढ़ावा मिले और बेरोजगारी दर कम हो सके। अब ये तो देखने की बात है सर कि कल क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, क्योंकि युवाओं को हर बार उम्मीदें बड़ी होती हैं लेकिन युवा हमेशा ठगा हुआ महसूस करते हैं। युवाओं के नाम पे वोट बैंक की एक बड़ी राजनीति सरकार चाहे कोई भी रही हो हमेशा करती आई है, लेकिन युवाओं को महज सरकार टूल किट की तरह यूज करने के बाद में उन पे ध्यान नहीं देते हैं। अब ये तो सर कल पता लग जाएगा कि युवाओं को लेकर क्या बजट में रहा क्या नहीं रहा। लेकिन आपके माध्यम से हमने जो मांगे रखी है, अगर उनको लेकर सरकार अगर संवेदनशील होती है तो मेरा मानना है प्रदेश के युवाओं की खुशहाली के लिए ये बहुत अच्छा कदम होगा, ठीक है। अच्छा मैसेज होगा, जिससे एक युवाओं को और राहत एक ऐसा मिलेगी। विषय है जिसको लेकर के हमेशा चर्चा रहती है लेकिन शायद उसके बारे में उतना जिक्र नहीं होता है, लेकिन पॉल्यूशन एक आज के समय की एक बहुत बड़ी परेशानी है। क्या कोई भी सरकार इसके बारे में विचार कर रही है? इसको लेकर के भी एक बड़ा पहलू उठता है और बात ये आती है कि इसमें क्योंकि कई चीज़ों के जरिए हम अपने एनवायरनमेंट को बेहतर बना सकते हैं, पेड़ लगा करके भी, और साथ ही हमारी कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं। इसमें नंदन जी को मैं जोड़ रहा हूँ। नंदन जी, क्या ऐसा लगता है कि इस बार व्हीकल पॉलिसी के अंदर कुछ बदलाव लाया जा सकता है या ई व्हीकल को प्रमोट करने के लिए कुछ सब्सिडी या उसके अंदर कुछ और जोड़ करके देखा जा सकता है ताकि प्रमोट किया जाए, पॉल्यूशन भी कम हो? जी जी बिल्कुल शुभेंदु जी, ई व्हीकल का आपने जिक्र करा, साथ में ही क्या है ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी का भी बहुत ज्यादा स्कोप है राजस्थान में, सोलर एनर्जी की ग्रोथ को लेके। तो उससे रिलेटेड भी उम्मीद सभी की है कि कुछ विशेष प्रावधान बजट में आने चाहिए। अब अगर हम लोग स्पेसिफिकली ई व्हीकल की बात करें तो आपने देखा कि केंद्र सरकार की भी नीतियां जो हैं वो धीरे धीरे ई व्हीकल के फेवर में आती जा रही है। पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिए पॉलिसी आ गई है, चार्जिंग स्टेशन लगाने के ऊपर सब्सिडी देने की अब बात की जा रही है। देश में ही लिथियम आयन के जो रिजर्व्स तो सीमित है हमारे देश में, लेकिन बैटरी उत्पादन की जो उद्योग है उनको बढ़ावा देने की बात की जा रही है। और आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल से जो प्रदूषण होता है वो घटे, हमारा इंपोर्ट में जो डॉलर हमें बाहर देने पड़ते हैं, तेल खरीदना पड़ता है, उससे हमारी वित्तीय स्थिति सुधरे। तो बहुत सारी चीजों को अगर हम ध्यान में रखें, इन सबको ध्यान में रखते हुए ई व्हीकल या ई कार्स या यानी कि इस पर भी हमें और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसीलिए हमने अलग अलग सेक्टर में क्या संभावनाएं हैं और आने वाले बजट को लेकर के क्या इसमें हो सकता है, क्या बड़े परिवर्तन इसमें दिखाई दे सकते हैं, इसको लेकर के हमने चर्चा की है। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन उद्योग, व्यापार, पर्यटन से लेकर के हर एक सेक्टर पर हमारी बात हुई है और इसको लेकर के
आने वाले बजट में क्या नजर आता है, इस पर सभी की नजरें हैं। यानुक